से एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में आज विपासना इंसा शामिल नहीं होगी। विपासना इंसा ने एसआईटी को मेडिकल रिपोर्ट भेज दी है। विपासना इंसा ने खराब सेहत का हवाला एक बार फिर से दिया है। एसआईटी ने विपासना को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बार भी विपासना इंसा की तरफ से वही पैंतरा इस्तेमाल किया गया है। खराब स्वास्थ्य का हवाला विपासना इंसा की तरफ से दिया गया है। आज भी विपासना इंसा एसआईटी के साथ पूछताछ में शामिल नहीं होगी। बाकायदा एसआईटी को उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेज दी है। खराब सेहत का हवाला दिया गया है। एसआईटी ने विपासना को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था। इस खबर पर और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी मनोज राठी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से खराब स्वास्थ्य का बहाना कहें, पैंतरा कहें, विपासना इंसा की तरफ से क्या जानकारी है? बिल्कुल न कहीं एक बार फिर से सवालों के घेरे में विपासना इंसा के आखिर क्यों वो जांच से बचती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि विपासना इंसा ने खराब सेहत का हवाला दिया था और उसको लेकर जब पुलिस ने उसको जांच में शामिल होने की बात की थी तब भी वो खराब सेहत का हवाला, लेकिन जब सिरसा में उसका मेडिकल डॉक्टरों ने करा था तो साफ तौर पे कहा गया था कि वो बिल्कुल फिट है और वो ट्रैवलिंग कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद विपासना ने मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उसके बाद सख्ताई जब हुई तब विपासना यहाँ पर आई और हनीप्रीत और विपासना की 8 घंटे पूछताछ में कई चीजें खुली। लेकिन आज दोबारा से जब बुलाया गया तो फिर से मेडिकल रिपोर्ट भेजी गई। हालांकि सुबह से ही 10 बजे का टाइम था, सुबह से ही एसआईटी टीम के जो हेड थे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब मेडिकल रिपोर्ट आई है तो लगातार अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मेडिकल रिपोर्ट की जांच कराई जाएगी कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और उसको लेकर अब पूरी गहनता से जांच की जाएगी और सख्ती भी बरती जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अब विपासना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि विपासना एक ऐसी कड़ी है, क्योंकि डेरा की चेयरपर्सन है, कई चीजें ऐसी जानती है, मैनेजमेंट को के बारे में पूरी जानकारी रखती है कि कहाँ कहाँ फंडिंग होती थी, किस तरह से मीटिंग की गई। 17 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, जो 25 अगस्त को लेकर, तो किस तरह से क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या प्लानिंग हुई, ये सारी चीजें हैं वो विपासना से अभी पूछनी बाकी है, जिसको लेके लगातार पुलिस उसके टच में है और उसको बुलाने की कोशिश की गई थी। पहले भी उसने बहाना बनाया और आज फिर एक बहाना उसने बनाया है अपनी खराब सेहत का। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विपासना की मुश्किलें बढ़ सकती है। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो विपासना इंसा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तीसरी दफा जब एसआईटी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें समन किया तो एक बार फिर खराब सेहत का हवाला विपासना इंसा की तरफ से बाकायदा एसआईटी को मेडिकल रिपोर्ट भेजती है। लेकिन इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये साफ हो गया था कि विपासना इंसा की सेहत बिल्कुल ठीक है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी क्या इस मामले में विपासना इंसा के खिलाफ अब सख्ती दिखाएगी। वैसे विपासना इंसा की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। विपासना इंसा से ईडी और इनकम टैक्स भी शिकंजा कस सकती हैं। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राम रहीम की संपत्ति को लेकर पूछताछ कर सकता है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ किया है कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेरे की जांच की रिपोर्ट देखे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी डेरे को मिले फंड और डेरे की संपत्ति की जांच करेगी। ईडी और इनकम टैक्स जांच करेगा कि क्या इनकम टैक्स एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों एजेंसी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपनी आगामी कार्रवाई कर सकती हैं। प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिलहाल जेल में कैद हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, किस तरह से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की, इस मामले में कोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स को तफ्तीश करने का जिम्मा सौंपा है। जो तफ्तीश करने के बाद ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कहीं ये डेरा सच्चा सौदा का जो साम्राज्य स्थापित करने में कहीं कोई काला धन तो नहीं है या गलत तरीके से धन अर्जित तो नहीं किया गया। तो इस मामले की तफ्तीश में जुटी है और इसी तफ्तीश के क्रम में ईडी आज विपासना इंसा से पूछताछ करेगी। विपासना इंसा की बात करें तो वो डेरा सच्चा की चेयरपर्सन है और वो इन तमाम संपत्तियों का जो आंकड़ा है वो विस्तार से वो बता सकती है। लिहाजा इस मामले में वो आज विपासना इंसा से काफ़ी विस्तार से पूछताछ होगी और ईडी और इनकम टैक्स जिस तरह से तफ्तीश कर रही है तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में
डेरा सच्चा मामले में उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ अगर इस मामले में गलत तरीके से पैसा अर्जित करने का मामला निकल के आएगा या गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला आएगा तो निश्चित तौर पे उन संपत्तियों को कुर्क भी किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं आने वाले मामले में इस मामले में कई जो तफ्तीश है कई बड़े खुलासे भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। अब रुख करते हैं सियासी खबरों का। सोनीपत में हो रही हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल समेत कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीएसटी को देश के व्यापारियों के लिए एक बेहतर कदम बताया। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है सोनीपत में। आज बैठक का दूसरा दिन है और इस बैठक में आज भी संगठन की मजबूती और प्रदेश के दूसरे तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई। किस तरह से मनोहर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाना है, 3 साल में जो बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं या फिर महत्वपूर्ण फैसले मनोहर सरकार ने लिए हैं जनता के हित में, उनको अब जनता तक पहुंचाना है ताकि एक संदेश जाए कि मनोहर सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर और जानकारी के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से बैठक शुरू हुई थी और आज भी इस बैठक का पहला सेशन खत्म हो गया है। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि जो जीएसटी लागू हुआ था देश के व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने एक जानकारी दी, एक प्रस्ताव इस बैठक में पास किया गया है जिसके तहत वो आगामी चुनाव की जो है रणनीति तैयार करेंगे। वहीं 21 अक्टूबर को हिसार में हरियाणा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाया जाएगा जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उपस्थित होंगे और इसी दिन सरदार पटेल की जयंती भी मनाई जाएगी और इस उपलक्ष्य में एक मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। जी, इसके अलावा अब अगला सत्र कब होगा और उसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या एजेंडा हो सकता है, कुछ जानकारी है नितिन? बिल्कुल, इस बारे में आपको बता दूं उन्होंने ये कहा है कि दूसरा सेशन अब फिलहाल जो शुरू हो चुका है और इस सेशन को जो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जो सीएम मनोहर खट्टर है वो इस सेशन को ले रहे हैं और चुनावी रणनीति जो आगामी चुनाव जो होना हरियाणा में लोकसभा या विधानसभा का उसकी तैयारी को लेकर खासकर इस जो दूसरा सेशन है इसमें बातचीत होगी। तो जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या जो मंत्री हैं या विधायक हैं सभी की जो बातें सुनी जाएंगी कि आखिरकार बीजेपी पार्टी की जो कार्य प्रणाली कहें या बीजेपी की जो विकास कार्य की जो नीति वो आम जनता तक कैसे नहीं पहुंच रही है और उनको कैसे वो अच्छे से पहुंचा सकते हैं ताकि बूथ स्तर पर मजबूत बने। थी शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन, कल सत्र था और इसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनी। आज दूसरा दिन सोनीपत में बैठक हो रही है। आज का दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। करनाल के टीकरी कैलाश गांव में छोटी सी कहासुनी को लेकर महिला समेत 3 लोगों पर फायरिंग कर दी गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। हम दोनों भाई घर के बाहर खड़े हुए थे, मेरा फोन आया हुआ था, फिर ये भी आ गया। मैं फोन पे बात कर रहा था घर से बाहर खड़ा हुआ, तो वो एकदम गाड़ी लेके आया जैसे, तो पहले अपने घर के पास ले गया गाड़ी, उसके बाद बैक करके मेरे पास लेके आया। तो उसने गाली गलौज करते हुए मेरे को बोला यहाँ क्यों खड़ा, मैं वो अपने घर के बाहर खड़ा, फिर तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो ऐसे जोर जोर से गालियाँ देने लग गया। उसके बाद करके मेरे पास लेके आया, तो उसने गाली गलौज करते हुए मेरे को बोला यहाँ क्यों खड़ा, मैं वो अपने घर के बाहर खड़ा, फिर तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो ऐसे जोर जोर से गालियाँ देने लग गया। उसके बाद मेरे परिवार वाले भी आ गए, मेरे भाई आ गए, मेरे मम्मी आ गए। तो उसने उसके बाद सीधी गोलियाँ निकाल ली और पहले फायर की तो वो तो लगी नहीं, दूसरी गोली मेरे भाई के हाथ में लगी, तीसरी शायद मेरी मम्मी के लगी, चौथी पता नहीं फिर क्या हुआ। मैं इनको संभालने लग गया, उसकी गोलियाँ खत्म हो गई, 6-7 फायर किए। उसके बाद उसका भाई आया, उसके भाई ने फिर आगे दोबारा उसने अपने भाई को बुलाया, उसका भाई आया, उसके भाई ने फिर आगे फायर किया, वो में गोली।
वहीं यमुनानगर में एएसआई और कांस्टेबल की पिटाई मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल है। दरअसल झगड़े के एक मामले को सुलझाने के लिए एएसआई और कांस्टेबल मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि लोगों ने एएसआई की वर्दी फाड़ी और रिवॉल्वर भी छीन लिया, साथ ही डंडों से एएसआई के सर पर वार किए। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यमुनानगर में मामूली कहासुनी में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला यमुनानगर के फवारा चौक का है, जहां लेखराज अपने बेटे के साथ मोबाइल कंपनी के शोरूम में सिम लेने पहुंचा था, जहां एक शख्स ने पहले तो तरुण की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए लेखराज को आरोपी ने धक्का दे दिया। इससे चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के गांव खाराखेड़ी में 2 मासूम बच्चों के साथ मां की पानी के हौद में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके से तीनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। फतेहाबाद के खाराखेड़ी गांव में रविवार देर शाम संदिग्ध हालात में मां समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतका के पिता के मुताबिक उनकी बेटी अपने दोनों बच्चों को पानी की डिग्गी में नहलाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। दरअसल बच्चों को नहलाते समय अचानक बच्चे उसमें गिर गए। उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए मां भी हौद में कूद गई। क्या देखा जी, वहाँ आपके पास जो कुआं बना रखे वहाँ कुछ नहीं था, ना थोड़ा सा ना बाल्टी। ये कहते हैं जी नहाने के लिए बच्चों को नहलाने का, बस ये देखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से तीनों के शवों को हौद से बाहर निकाला, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे गांव वाले और उसके फैमिली वाले कह रहे हैं, भाई वो बच्चों को नहलाने के लिए गई थी, पर पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो 176 कार्रवाई करवाई जा रही। बहरहाल पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे मौत के सही कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। फतेहाबाद के गांव खाराखेड़ी में पानी की डिग्गी पर अपने 2 बच्चों को नहलाने गई महिला समेत 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत। आसपास के लोगों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद नागरिक अस्पताल भेजा। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त आपको घरोंडा से बड़ी खबर बता दें। भरतपुर गांव में बिजली कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। 3 बिजली कर्मचारियों को इससे चोटें आई हैं। गांव के कुछ लोगों पर इन कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बिजली चोरी पकड़ने गई थी बिजली निगम की टीम और इस दरमियान गांव के कुछ लोगों ने इस टीम पर हमला बोल दिया। एसडी और बिजली निगम के एक्सीएन मौके पर पहुंचे हैं। आपको घरोंडा से इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भरतपुर गांव में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। 3 बिजली कर्मचारी चोटिल हुए हैं। गांव के कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। ये टीम बिजली चोरी पकड़ने गई थी और इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने टीम के लोगों पर हमला बोल दिया। इसमें 3 बिजली कर्मचारी घायल हुए हैं। एसडीओ और बिजली निगम के एक्सीएन मौके पर पहुंच गए हैं। घरोंडा से इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बिजली कर्मचारियों से मारपीट हुई है। भरतपुर गांव में बिजली चोरी रोकने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन गांव के लोगों ने टीम पर हमला कर दिया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन शीला राठी ने एलईडी लाइट्स के घोटाले के मामले में अब अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की पेमेंट नहीं हुई थी और ना ही ये लाइट्स मिली थी। ऐसे में घोटाला होने का सवाल उठता ही नहीं। शीला राठी ने उन तमाम आरोपों को झूठा करार दिया जिसके तहत नगर परिषद पर एलईडी लाइट्स की खरीद में घोटाला करने के आरोप लगे थे। शीला राठी के मुताबिक विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरोप लगाए और वर्क ऑर्डर बोर्ड की मंजूरी के बाद दिए गए थे। ये सारे के जो मंजूरी दी गई थी, आपको बता दें कि विधायक नवह सिंह राठी गुट के पार्षदों ने घोटाले का आरोप लगाया था। हर रोज चर्चा कर रहे हैं कि लाइटों में ये कर दिया, लाइटों में वो कर दिया। देखो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है।
हमने तो सरकार की हिदायतें मान के सारे काम अपने बिल्कुल ठीक किए हैं। पेपरों में जो भी रेट है उसके हिसाब से ठीक किया है। ऐसे बेकार की बातें करना इनका काम है। एक चेयरपर्सन होने के नाते महिला हूँ, आरोप लगाओ, गलत लगा रहे हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिरकत की। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा, पड़ोसी देश आतंकियों को धन, ट्रेनिंग और अपनी नीतियों से मदद करता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आपको दिखाते हैं समारोह की कुछ झलकियां। जब कोई यात्री बस पे कोई आतंकी हमला होता है तो एनएसजी के जवान किस तरह से उस पर कार्रवाई करते हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, एक बस है, उस बस से बाकायदा एनआईए के जो जवान हैं, एनएसजी के जो जवान हैं, वो वहां पे पहुंचे और वहां से सुरक्षित जो यात्री हैं उसको अपने कब्जे में लेकर वहां से लेकर निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो कार है, जो विशेष तरह का एक वैन जो बनाया गया है, इसको शेरपा का नाम दिया गया है। और आप देखना चाहेंगे, आप ठीक दूसरे साइड में देखेंगे एनएसजी के जो कमांडो किस तरह से आते हैं और आके अपने साथ में डॉग स्क्वाड की टीम है वो लाकर किस तरह से जो यहाँ पर बस के अंदर जाते हैं और बस में अंदर जाने के बाद किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई करेंगे उसको आप देख सकते हैं। और WWE में नजर आएंगी। कविता दलाल ने WWE के साथ करार किया है। इसी के साथ WWE के साथ करार करने वाली कविता दलाल भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। कुछ महीनों पहले ही कविता ने WWE के लिए ट्रायल दिया था। कविता इंटरनेशनल वेट लिफ्टर भी रह चुकी हैं। उन्होंने सैफ गेम्स में भारत की तरफ से हिस्सा भी लिया था और साथ ही कई नेशनल चैंपियनशिप में भी पदक हासिल कर चुकी हैं। और अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।